हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग 11वीं क्लास का हम दूसरा चैप्टर आपका देख रहे थे और उसमें हम 1950 से 1990 के बीच का जो आर्थिक भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको जानने की कोशिश कर रहे थे। और हमारे उसी दिशा में 2 लेक्चर हमारे आपके हो चुके थे। आज उसका तीसरा लेक्चर है बच्चों। और हमने दूसरे लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने यही जानने की कोशिश करी कि जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है या आपकी जो अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो क्या है, उसमें क्या कमी है या फिर वो किस प्रकार से काम करती है, हम उसको जानने की आपने क्या करी, कोशिश की बच्चों। और साथ में हमने ये भी देखा कि जो हमारी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के अंदर बाजार आधारित चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि किन वस्तुओं की मांग है और उनका उसी प्रकार उत्पादन किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की अगर किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसके ऊपर यह निर्भर नहीं करता कि उसे किस वस्तु की आवश्यकता है और कौन सी वस्तुएं प्राप्त करनी चाहिए या उन्हें मिले। उससे क्या डिपेंड करता है कि उसकी जो खरीदने की शक्ति है, जो आपकी क्रय शक्ति है वो कितनी है और वो आपका किन वस्तुओं को आपका खरीद सकता है। अगर आप वहीं देखें जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है या आप समाजवादी व्यवस्था की बात करें तो उसमें आपको समझ आएगा कि सरकार जो है, हमारी सरकार को ये पता होता है कि हमारे जो लोग हैं उन लोगों को जो हमारी वस्तु किस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता है, किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है और उन्हें किस प्रकार उत्पादित किया जाए और उन लोगों में किस प्रकार से आपका वितरण किया जाए, इस प्रकार पर ध्यान दिया जाता है। जबकि हमने पढ़ा जो आपकी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अंतर्गत मांग को निश्चित रूप से ध्यान दिया जाता है और उसी के अनुसार सेवाओं का और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों, इतना हम लोग आपका जो हमारा कल का लेक्चर था हम उसमें आपका पढ़ चुके थे। आज उससे आगे हम लोग आपका देखेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग सब बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, ये हमारा कल का आपका लेक्चर था और इस कल के लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि जो कोई भी आपका समाज होता है उस समाज के अंदर 3 प्रश्न दिए जाते हैं और जिसके उत्तर उन्हें खुद आपका देने होते हैं। और ये सब चीज़ें हम लोग आपके देख चुके थे कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, किस प्रकार से काम करती है, बाजार का मतलब क्या है और अगर कोई व्यक्ति है तो जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो आपकी सेवा और वस्तु का उत्पादन जो आपका किया जाना है वो मांग आधारित है कि अगर कार की मांग हो रही है तो कार का उत्पादन होगा, अगर साइकिल की मांग हो रही है तो बच्चों साइकिल का क्या होगा, उत्पादन होगा। और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर उन सेवा को या वस्तु को उत्पादन करने में अगर श्रम शक्ति सस्ती पड़ रही है मशीन के कंपैरिजन में तो वो श्रम शक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर वस्तु को उत्पादन करने में श्रम शक्ति महंगी हो रही है तो बच्चों वो पूंजीवादी यानी कि मशीनों का क्या करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। और साथ में हमने ये भी देखा कि जो हमारी आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति की जो विभिन्न आवश्यकता हैं उनका व्यक्ति पर किस प्रकार से वस्तु का वितरण किया जाए इसके आवश्यकता अनुसार नहीं होता। अगर अनुसार होता है तो आपके क्रय शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की खरीदने की क्षमता कितनी है, उसकी क्रय शक्ति कितनी है, ये चीज़ उसके ऊपर आपकी निर्भर करती है। क्लियर हो गया। इतना हम लोग आपका कल देख चुके थे, जो हमारा कल का आपका लेक्चर हुआ था बच्चों। क्लियर हो गया। अब उससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, साथ में हम ये भी देख चुके थे कि जो समाजवादी समाज था बच्चों, उस समाजवादी समाज के अंतर्गत ये सरकार को पता था कि हमारे समाज में किन विभिन्न वस्तुओं सेवा का उत्पादन किया जाए और सरकार ये जानती थी कि उनमें लोगों का हित क्या है। तो इतना बच्चों हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला लेक्चर जो था इतना हम लोग कल बहुत अच्छे से समझने की उसकी कोशिश की थी। अब इससे आगे हम लोग आपका देखते हैं। ठीक है बच्चों। इसलिए लोगों की वैकल्पिक इच्छाओं का को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। यानी कि अगर आप देखोगे जब आपकी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होगी तो उसमें क्या होगी, जो आपके लोगों की जो इच्छा है उन इच्छाओं का क्या नहीं था, कोई बच्चों महत्व नहीं था। क्यों महत्व नहीं था? क्योंकि उनकी जो आपकी क्रय शक्ति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। क्लियर है बच्चों। सरकार ही यह निर्णय करती थी कि बाजारों का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। यानी कि समाजवादी के अंदर क्या चीज थी कि जो आपकी वस्तु हैं किनका उत्पादन करना है
और उनका किस प्रकार वितरण करना है, यह निर्णय बच्चों कौन ले रही थी? आपका सरकार ले रही थी। क्लियर है? कौन ले रही थी बच्चों? सरकार यह निर्णय आपका ले रही थी कि किन वस्तु का उत्पादन किया जाए और किन वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाए। सिद्धांत है यह माना जाता कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता। यानी कि अगर आप समाजवाद में देखेंगे तो जो भी आवश्यकताओं की जो लोग हैं, उन लोगों की क्या आवश्यकता है, उसी के आधार पर क्या हो रहा था बच्चों? आपका वितरण हो रहा था। यानी कि अगर लोगों को किन चीज की आवश्यकता है, उसके आधार पर ही आपकी वस्तुओं का क्या हो रहा था? आपका वितरण हो रहा था। उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं, यानी कि उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। और क्रय क्षमता का आधार कहाँ तय हुआ था बच्चों? हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। क्रय क्षमता का जो था आधार तय हो रहा था आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। यानी कि वहां व्यक्ति की आवश्यकताओं को महत्व नहीं दिया जा रहा था, वहां व्यक्ति की क्रय क्षमता को या आधार पर महत्व दिया जाता था। क्योंकि वहां लोगों क्या डिपेंड था कि वहां किसी व्यक्ति की क्रय शक्ति कितनी है, उसके ऊपर ये आपका डिपेंड कर रहा था। और साथ में अगर आप समाजवाद के अंदर देखें तो समाजवाद के अंदर जो आपकी क्रय शक्ति है उस पर डिपेंड नहीं होना पड़ा था, वो उसका आधार नहीं था। क्लियर हो गया? इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराता है। यानी कि अगर आप देखेंगे जो आपका समाजवादी राष्ट्र है बच्चों, वो अपने सभी नागरिकों के लिए क्या कर रहा है? फ्री में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं क्या करा रहा है? सुलभ करा रहा है, उनको उपलब्ध करा रहा है। क्लियर है? और ये सभी व्यवस्था कहाँ है आपकी? अगर कोई समाजवादी राष्ट्र है बच्चों, कहाँ? समाजवादी राष्ट्र है, उसकी जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर सब लोगों की जो भी आवश्यकता है उनको क्या किया जाए? आपका उनको पूरित किया जाए। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। यानी कि जो भी सब आपकी चीजें होती हैं उसमें कोई भी चीज किसी की निजी नहीं होती। यानी क्या होती है? सब कुछ सरकार का होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। और जो भी कोई चीज है वो किसकी होती है बच्चों? राज्य। राज्य का मतलब बच्चों यहाँ देश से है। किसकी होगी? राज्य की होगी या आपकी देश की होगी। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं। यानी कि अगर आप चाइना को देखें और आप क्यूबा, एक देश है बच्चों क्यूबा में क्या होती है? जितनी अधिकतर यानी कि ज्यादातर जो भी आर्थिक क्रिया होती हैं वो किस पर होती हैं? सामाजिक सिद्धांत को निर्देशित करती हैं। यानी कि समाज के सिद्धांत को फॉलो करती हैं कि समाज में किन चीजों की आवश्यकता की जरूरत है, उसको ध्यान में रखकर आपकी खेती होती, ना कि बाजार आधारित चीजों पर। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। कह रहा है कि अधिकांश यानी कि ज्यादातर जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यानी कि बच्चों आपको ये समझ आएगा कि जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो आपकी सरकार है और जो आपके बाजार हैं ये एक साथ मिलते हैं और ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपका देते हैं। यानी कि कौन से 3 प्रश्न बच्चों? मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं। मैंने आपको कल के लेक्चर में ये प्रश्न आपको बताए थे कि अगर कोई समाज है उस समाज के लिए ये 3 प्रश्न आपके देने पड़ते हैं। और ये प्रश्न कौन से हैं? देश में किन वस्तुओं और सेवा का उत्पादन किया जाए, पहला प्रश्न। क्लियर हो गया? दूसरा, वस्तुओं और सेवा किस प्रकार उत्पादित की जाएंगी, उत्पादक इस क्षेत्र में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करे या पूंजी। यानी कि प्रश्न नंबर 2 नंबर ये हमें देखना था, मैं आपको बता चुका था बच्चों। उत्पादित वस्तु और सेवा का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए, प्रश्न नंबर 3। ये चीजें हम लोग देख चुके थे। ये 3 वो प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों का जवाब बच्चों कौन देते हैं आपको? बताइए। अभी हम पढ़ रहे हैं ना समाजवादी और पूंजीवादी, तो जो इनका मिश्रित रूप है वो क्या देते हैं? इसका जवाब देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? पढ़ा ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, सरकार तथा बाजार, इन तीनों का क्या देते हैं? प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार और बाजार दोनों मिलकर जो हमारे 3 प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, या उन 3 प्रश्न जो हमारी शंका है, समस्या, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं कि उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो,
तथा किस प्रकार वितरण किया जाए। बच्चों हम लोग प्रश्न आपका देख चुके थे कि जो प्रश्न है हमारा वो क्या था, देखिए कि जो उत्पादन है वो किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो और किस प्रकार वितरण किया जाए। ये 3 प्रश्न थे, हम लोग आपका देख चुके थे बच्चों। क्लियर हो गया? देखा था ना हमने कि आखिर जो उत्पादन हो वो किस प्रकार हो। क्लियर है? हम इसे देख चुके थे। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में बाजार किन्हीं वस्तु और सेवा को सुलभ कराता है। यानी कि जो आपकी मिक्स अर्थव्यवस्था है, जो आपकी मिक्स आपका इकोनॉमी है, वो बाजार अर्थ जो आपकी वस्तु और सेवा को क्या करता है, सुलभ मतलब आसानी से उपलब्ध कराता है, जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है। क्या कर सकता है? जिसका वो अच्छा उत्पादन कर सकता है। तथा सरकार उन आवश्यकता वस्तु और सेवा को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ करने के लिए विफल रहा है। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखिए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर बच्चों आपको एक चीज समझ आएगी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर बाजार का कार्य उन सेवा और वस्तु को उपलब्ध कराना है, सुलभ कराना है, तरीके से देना है जिनका उत्पादन अच्छा हो सकता है। यानी कि जिनकी डिमांड अच्छी है उनको कौन उपलब्ध कराएगा? आपका बाजार। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका जो बाजार आपको उपलब्ध नहीं करा चुका है, तो उनके माध्यम से क्या होगा, जो आपकी सरकार होगी उन वस्तु और सेवा को क्या कराएगी, सुलभ कराएगी या उनको उपलब्ध कराएगी। और जिनमें कौन विफल रह गया? आपका बाजार। यानी कि ऐसी वस्तुएं सेवाएं जो आपके बाजार उत्पादित करके नहीं दे पाया है, सुलभ नहीं कर पाया है, उसको सरकार उपलब्ध कराएगी। यानी कि कुल मिलाकर आप सिंपल समझिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि बाजार और सरकार दोनों मिलकर एक साथ एक स्तर पर काम करती हैं, और ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें बाजार को भी और व्यक्ति को भी, समाज के लोगों को भी, दोनों को ध्यान में रखा जाता है। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो मैंने आपको बॉक्स था बच्चों, आर्थिक प्रणालियों के प्रकार, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमारा कल का लेक्चर और जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, इस दोनों लेक्चर के अंदर हमने यही जानने की बच्चों कोशिश की है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इनमें बेसिकली क्या अंतर है, इनके अंदर क्या त्रुटि थी, क्या खूबियां थी, और हमें किस प्रकार की प्रणाली अपनानी चाहिए। ये हम चीजें आपकी बच्चों अब तक पढ़ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको इतना सब कुछ समझ आया होगा। क्लियर है बच्चों? क्या बच्चों आपको समझ आया है? तो एक बार आप बहुत जल्दी से अपना रिवीजन देख लीजिए कि हमने अब तक क्या बच्चों हमने आपका पढ़ लिया है। क्लियर हो गया? क्योंकि हम अब नया बॉक्स शुरू करने जा रहे हैं और इस नए बॉक्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों। अब देखिए हमारा नया बॉक्स है बॉक्स 2.2, योजना क्या है। यानी कि अब हमें क्या समझना है बच्चों कि योजना क्या है, आपकी प्लानिंग क्या होती है। देखिए अब हम अर्थव्यवस्था के अंदर प्लानिंग को समझेंगे, योजना को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि आखिर में योजना क्या है, प्लानिंग क्या है। तो सभी बच्चे अपनी बुकों पर ध्यान दें, इस बॉक्स पर ध्यान दें। क्लियर है? चलिए रेडी हो जाएं सभी लोग ध्यान देने के लिए। चलिए अब चलते हैं इस बॉक्स की तरफ। योजना इसकी व्याख्या करती है, कह रहे जो योजना है वो इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई आपका देश है, वो देश के अंदर जो आपके संसाधन हैं, उन संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं। जो आपकी योजना होती है बच्चों, उस योजना के क्या होते हैं, कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि जो भी आपकी योजना होगी, उस योजना का जो आपका मोटिव होगा, कुछ मोटिव हो, कुछ आपका सामान्य मोटिव होगा, कुछ उसका क्या होगा बच्चों, विशेष होगा। क्लियर हो गया? जिनको एक निर्दिष्ट समय विधि में प्राप्त करना होता है। यानी कि योजना के अंदर जो आपका देश है, वो देश के अंदर जो आपके संसाधन हैं, उन संसाधनों को किस प्रकार प्रयोग करना है। यानी कि आप ये समझिए देश के अंदर हम संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करें कि जो हमारे कुछ सामान्य जो या फिर जो विशेष उद्देश्य हैं, उनको किस योजना के माध्यम से, किस प्लानिंग के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकें,
क्लियर हो गया? एस उसे हम क्या कहते हैं? योजना कहते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा समझ आएगा। समय अवधि में यानी कि एक समय के अंदर। क्लियर हो गया? भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती हैं। कह रहा है कि जो भारत में योजनाएं हैं वो कितने की होती हैं बच्चों? 5 वर्ष की अवधि की होती हैं। क्लियर हो गया? यानी कि अगर कोई आप योजना बनाएंगे, उस योजना का समय काल कितना होगा? 5 वर्ष। यानी कि हम एक ऐसी योजना करेंगे, एक ऐसी प्लानिंग करेंगे कि हमको ये उद्देश्य हमें प्राप्त करना है। मान लीजिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था का ऐसा उद्देश्य रखा कि जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, हम 5 साल के अंदर भारत के अंदर गरीबी को दूर करेंगे। हमने ऐसा टारगेट बना लिया। और जितने भी हमारे रिसोर्स हैं, हमने अपने रिसोर्स, अपने संसाधन अधिकतर हमने किसकी तरफ फोकस कर दिए? भारत की गरीबी को दूर करने के लिए। क्लियर हो गए? ताकि हम लोग क्या कर सकें? जो भारत के अंदर गरीबी है उसको दूर करने की बच्चों कोशिश कर सके। ये हमने क्या बनाई है? योजना बनाई है। और किसके माध्यम से बनाई है? जो हमारे संसाधन है, हमने एक लक्ष्य रखा है। कौन सा लक्ष्य है? विशेष। यानी कि मैंने बच्चों एग्जाम्पल रूप के बताया आपको कि हमें गरीबी को दूर करना है। और कुछ सामान्य लक्ष्य होंगे कि हमें अपनी खाद्यान्न आपूर्ति भी बढ़ानी है, हमें अपनी सामाजिक स्थिति को भी सुधार करना है, हमें अपनी जीडीपी बढ़ानी है। ये हमारे सामान्य लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन विशेष उद्देश्य, विशेष लक्ष्य क्या है? कि हमें गरीबी दूर करनी है बच्चों। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। और यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। क्लियर हो गया? यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणीय देश पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। यानी कि अगर आप सिंपल से समझेंगे, जो आपकी पंचवर्षीय योजना प्रणाली हमने कहां से ली है बच्चों? सोवियत संघ, रूस से। कहां से लिए? रूस से। तो अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछूं, तब क्लियर हो गया कि जो हमने पंचवर्षीय योजना अपनाई है वो किस अर्थव्यवस्था का भाग है? देखिए, मैंने देश नहीं पूछा बच्चों, मैंने प्रश्न को बदल दिया। मैंने ये आपसे पूछ लिया कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो किस अर्थव्यवस्था का भाग है। अब मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर बच्चों? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि हमने पढ़ा है जो आपका सोवियत रूस है, ये जो आपका सोवियत संघ है, वो किसका उदाहरण दिया था हमने? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। क्लियर हो गया बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आया होगा। देखिए, आप अभी 11th में फिर 12th करेंगे, आप उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप जब तैयारी करेंगे बच्चों, तो जब आप जीएस का भाग पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीजें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और उस टाइम जब आप पढ़ेंगे आपके लिए बहुत आसान लगेंगी ये चीजें। क्लियर है बच्चों? तो इसके महत्व को समझिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सब आपको यही पढ़ना है धीरे धीरे। तो जो भी आज पढ़ रहे हैं आप उसको इस प्रकार पढ़िए ताकि दोबारा उसको आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस एक आपका रिवीजन मात्र से ही आपको चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। हमारे योजना के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष से ही योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को उल्लेखित नहीं किया गया है। कह रहे कि ऐसा नहीं है कि हमने जो अपनी योजना अवधि बनाई है जो आपकी 5 वर्ष की है, उसमें जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे गोल्स हैं, ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है अपितु। यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अवधि कुछ अलग भी हो सकती है, अपितु उनमें अग्रिम 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि कुछ हमारे गोल ऐसे भी हैं जो आपके 20 वर्ष के अंदर प्राप्त होने हैं। यानी कि ऐसा नहीं केवल कि हमने कुछ जो अपने गोल बनाए वो हमें 5 साल के अंदर पूरे करने हैं। यानी कि कुछ ऐसे गोल भी हैं बच्चों जो हमें क्या करने हैं, 5 साल के अलावा आपके आगामी 20 वर्षों के अंदर भी वो हमें प्राप्त करने हैं। यानी कि अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो हमारे कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जो 5 वर्षों से भी दीर्घ के हैं। क्लियर हो गए? लेकिन जिन्हें हमने क्या करना है, अल्टीमेट आपका अचीव करना है, हमको प्राप्त करना है। क्लियर हो गए? किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है, यानी उनका भी क्या है, उल्लेख है। इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? यानी कि जो भी हमारी दीर्घकालिक योजना होती है उनको परिप्रेक्ष्यात्मक योजना आपका हम इन्हें बोलते हैं। क्लियर हो गया? आपको समझ आना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है।
यानी कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना होती हैं और जो हमारी परिप्रेक्षात्मक योजना होती हैं, उनको क्या करती हैं? आधार प्राप्त होने की उपेक्षा करती हैं। क्लियर हो गया कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना है और जो हमारी दीर्घकाल योजना है, तो हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो हमारी दीर्घकाल योजना को क्या करेंगी? आधार प्रदान करेंगी। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको अब तक बताया ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह तो संभव नहीं होगा कि किसी भी क्षमा चाहूंगा, यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। कह रहा है कि यह तो बिल्कुल आपका संभव नहीं है कि जो भी अपनी सब आपकी योजना बना रहे हैं और योजना में जो भी हम आपके लक्ष्य को ले रहे हैं उनको सबको एक समान आपका महत्व दिया जाए, कि ऐसा संभव नहीं है। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अद्वैत भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ आप विशिष्ट या अंतर भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू होने के लक्ष्य तथा रोजगार को बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। अब देखिए, अभी हमें समझ आया कि हमने एग्जाम्पल लिया। अगर हम प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम कर दें, यानी कि टेक्नोलॉजी के जो श्रम है उसको कम कर दें, तो जो आधुनिक हमारी टेक्नोलॉजी है जो आपके शुरू होने के लक्ष्य हैं, तो उसमें रोजगार बढ़ने का जो आपका लक्ष्य है उसमें क्या हो सकता है? आपका विरोध हो सकता है। बच्चों क्लियर हो गया? आयोजकों को इस प्रकार के विरोध का संतुलन करना पड़ता है। कह रहे जो आयोजक हैं, यानी कि जो आपकी योजनाएं बनाते हैं, उनको इस प्रकार के विरोध को क्या करना पड़ेगा? संतुलन, यानी कि बैलेंस करना पड़ेगा। यह कार्य कितना सहज नहीं है, यानी कि जो कार्य है वो जो क्या नहीं है, इतना सहज नहीं है, यानी कि इतना आसान नहीं है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर आप बच्चों देखेंगे तो ये इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो इन सब चीजों को आपको चिन्हित करना है, या फिर जो भी जितनी आपकी चीज हैं इनको चिन्हित करना है, ये कोई आसान नहीं है बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो हम कुल मिलाकर यही पढ़ रहे थे कि आखिर में योजना क्या है, उनका प्लान किस प्रकार होगा, और हम किन लक्ष्यों को और सहायक लक्ष्यों को ध्यान में रखेंगे, और हम उनके लिए जो अपने संसाधन हैं उनका किस प्रकार प्रयोग करेंगे। हम यही देखने की कोशिश कर रहे थे आज, और साथ में हमने उन चीज़ों को भी पढ़ा जो समाजवादी और अर्थवादी व्यवस्थाओं के इन दोनों को अलग करती थी और मिश्रित रूप को हमारे सामने आपका रखती थी बच्चों। तो जितना भी हमारे योजना का जो आपका शेष आपका चैप्टर आपका रह गया है, या फिर जो भी हमें कुछ पढ़ना है योजना के बारे में बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा हम उसमें इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये पंचवर्षीय योजना है और जो समाजवादी और आपकी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको समझ आएगी। और एक बार आप बच्चों घर जाकर इसको जरूर पढ़िए। अगर कोई बच्चों से ये टॉपिक छूट गया है तो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो चीज़ इस चैप्टर को जाकर आपका दोबारा पढ़ सकता है, या फिर आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।